नमस्कार बच्चों। प्रीवियस लेक्चर जो है उस पर हम नेचर ऑफ कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। पहला कंपाउंड था हमारा हाइड्राइड, दूसरा कंपाउंड था हैलाइड्स। हैलाइड्स दो टाइप के होते हैं, ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड्स। ठीक है, ट्राई हैलाइड में ये केस हम पढ़ रहे थे जिसमें NF3, NCl3, NBr3, Ni3 नाइट्रोजन के हाइलाइड्स हैं। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर कर रहे थे। तो सेंटर एटम तो सेम है, हाँ या ना? हाँ। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी? सराउंडिंग पर। अब देखो कैसे डिपेंड करेगी। ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर लोन पेयर की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। लोन पेयर की डेंसिटी अगर ये डिक्रीज कर गई तो इसकी डोनेट करने की कैपेसिटी कम होगी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। नीचे गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की कम हुई, कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम खींचेगा, लोन पेयर की डेंसिटी और ज़्यादा। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, मतलब ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर डेंसिटी सबसे कम, यहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो ये कहानी हो गई हमारी ट्राई हैलाइड्स की। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे हैलाइड्स खत्म होता है। हैलाइड्स के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है, that is also very important compound, and that is oxides. इस परिवार के जो सदस्य हैं वो तीन टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वन इज अ ट्राई ऑक्साइड, नेक्स्ट वन इज अ टेट्रा ऑक्साइड, एंड द लास्ट वन इज अ पेंटा ऑक्साइड। कौन कौन सा? ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। फार्मूले की अगर हम बात करें तो ट्राई ऑक्साइड M2O3 होगा, टेट्रा ऑक्साइड M2O4 होगा। ये जो M2O4 है ना, ये MO2 का डाइमर होता है, MO2 का डाइमर है ये। एंड द लास्ट वन इज अ पेंटा ऑक्साइड, फार्मूला हो जाएगा M2O5। क्लियर? तो तीन टाइप के ऑक्साइड्स हैं, M2O3, M2O4, M2O5, जिसमें जब किसी एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशियो 2:3 पाया जाता है, ऐसा ऑक्साइड जिसमें एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशियो 2:3 या 1:1.5 पाया जाता है, उन्हें सिस्क्यू ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? सिस्क्यू ऑक्साइड। समझ में आया इतना? ठीक है। तो कंपाउंड्स लिखता हूँ मैं। नाइट्रोजन के लिए N2O3, दिस इज N2O4, दिस इज N2O5। फास्फोरस के लिए क्या होगा? P2O3, P2O4, P2O5। आर्सेनिक AH2O3, AH2O4, AH2O5। एंटीमनी Sb2O3, Sb2O4, Sb2O5। और बिस्मथ के लिए क्या हो जाएगा? Bi2O3, Bi2O4 और Bi2O5, जिसमें से Bi2O4 और Bi2O5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिस्मथ +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। यहाँ पर एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पर है? +3 निकाल लो। दिस इज +4 एंड दिस इज +5। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो ये हमने सभी के ट्राईऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड लिख लिया। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डाइमर, दिस इज डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। अब ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीएसिड्स, ऑक्साइड्स और किसके ऑक्साइड्स? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। और ऑक्सी एसिड्स कौन बनाता है? नॉन मेटल ही बनाता है। क्लियर? तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स या उसी के ऑक्सी एसिड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गया तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे जैसे मैं इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर, जैसे N2O3, N2O4, N2O5, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, मतलब N2O3, N2O4 और N2O5 में ये ऑर्डर पाया जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज की बात हो गई। अब अगर मैं सेम सीरीज की बात करूं, सेम सीरीज की बात करूं,
तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम हो गया सभी का +5। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर हो। ये जो सेंटर एटम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, इसी वजह से ये दोनों एसिडिक होते हैं। ये जो दोनों हैं ये एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक। और ये वाला जो है ये तो मेटल का ऑक्साइड है ना, ये तो बेसिक होगा। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ओके। अब आगे समझते हैं। ये जो ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन को छोड़ दो, फास्फोरस का ट्राई ऑक्साइड P2O3, इसका पेंटा ऑक्साइड P2O5, आर्सेनिक का ट्राई ऑक्साइड, इसी का पेंटा ऑक्साइड, एंटीमनी का ट्राइऑक्साइड और इसी का जो पेंटा ऑक्साइड है, ये सभी के सभी अपने डाइमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज डाइमर। इसी वजह से अगर कहीं P2O3 लिखा है तो हो सकता है कि P2O3 की जगह बुक में P4O6 लिखा हो। क्यों? क्योंकि ये अपने डाइमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा। इसका डाइमर क्या हो जाएगा, P4O10। समझ रहे हैं? ठीक है। इसका डाइमर AS2O6, इसका डाइमर सॉरी AS4O6, इसका डाइमर AS4O10 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो फिर यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं P4O6 और P4O10 के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो मैं पहले आपको ये सब केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं, लेकिन फिर भी देखो P4O6 का लुईस स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो एक काम करो, पहले P4 बना लो। आप जानते हैं P4 कुछ इस टाइप से बनाया जाता है, सिखाया क्या है आपको? ऑक्सीजन कितने, 6। तो सभी के बीच में ऑक्सीजन लगा दो, सभी के बीच में ऑक्सीजन लगा दो। सिंपल सा तरीका है, सभी के बीच में ऑक्सीजन लगाओ। P4 ऐसा ही तो होता है ना, एक बॉन्ड ऐसा रहता है, एक बॉन्ड ऐसा रहता है। हमें सभी के बीच में ऑक्सीजन लगाना है, मतलब हर PP बॉन्ड को POP बॉन्ड कर देना है। और आप समझ रहे हैं कि हर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होगा और हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें PP बॉन्ड है कि POP बॉन्ड है, तो इसमें कोई भी PP बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे POP बॉन्ड है। इसमें सिग्मा बॉन्ड भी पूछ सकता है, लोन पेयर भी पूछ सकता है, पाई बॉन्ड भी पूछ सकता है। कितने सिग्मा, कितना लोन पेयर, कितना पाई बॉन्ड है। क्लियर हुआ? तो ये है P4O6। अब हमें सीखना है P4O10 को। तो पहले वही कहानी, P4 बनाओ। P4 बन गया, P4। इसको पहले P4O6 करो, P4O6 ऐसा हो जाता है। दिस इज P4O6। क्लियर है? फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो P4O6 कन्वर्ट हो गया P4O10 में। इसमें भी कोई PP बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे POP बॉन्ड है। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं। दिखाई दे रहा है 4 पाई बॉन्ड्स हैं। सिग्मा कितने हैं, काउंट कर लो। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फास्फोरस के पास तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन ऑक्साइड्स की रिएक्शन करना पानी के साथ, रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन को देखो, किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ। ध्यान से समझना। क्लियर? N2O3 ये ऑक्साइड है, इसमें जब हम पानी डाल देते हैं ना, तो ये अपना ऑक्सी एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्सी एसिड। क्लियर? कैसे बनाएगा? मैथमेटिकली जोड़ दो दोनों को। ये आएगा H2N2O4। H2N2O4 ये है क्या? दिस इज HNO2, और HNO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। क्लियर? अब उल्टा पढ़ो, नाइट्रस एसिड के 2 मोल लो, उससे पानी हटा दो तो N2O3 बन जाएगा। तो ये जो N2O3 है इसे हम लोग बोलेंगे अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड्स कैसे बनते हैं? किसी भी ऑक्सी एसिड से जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है उनको वाटर के फॉर्म पे रिमूव कर दो। किसी भी ऑक्सी एसिड से जितने भी हाइड्रोजन है उनको वाटर के फॉर्म पे रिमूव कर दो, तो जो बनता है वो अनहाइड्राइड कहलाता है। और ये सिंपल अनहाइड्राइड होगा। क्या होगा? सिंपल अनहाइड्राइड, क्योंकि ये एक ऑक्सी एसिड से बना है।
क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो N2O3 में पानी डालेंगे तो HNO2 बनेगा, और HNO2 का अनहाइड्राइड कौन होगा? N2O3। उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HNO2 का अनहाइड्राइड बताओ। तो HNO2 में एसिडिक हाइड्रोजन कितना है? एक हाइड्रोजन से होल नंबर पानी नहीं जा सकता, तो 2 HNO2 लो, 2 HNO2 से एक पानी चला जाएगा, N2O3 बन जाएगा। सेम वे पर हम N2O4 लेंगे, N2O4 में पानी डालो, N2O4 में पानी डालेंगे तो ये बनेगा H2, जोड़ दो, H2N2O5। H2N2O5 इज अ मिक्सचर ऑफ HNO2 प्लस HNO3। HNO2 और HNO3 का मिक्सचर है, मतलब ये जो N2O4 है, इट इज अ मिक्स्ड अनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज N2O5, पानी डालो, ये बनाएगा H2N2O6, दैट मीन्स दिस इज 2HNO3। हम जानते हैं इसे, ये नाइट्रिक एसिड कहलाता, क्या कहलाता है? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का अनहाइड्राइड कौन हुआ? N2O5। वेरी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड का अनहाइड्राइड N2O5। ये भी एक टाइप के ऑक्सी एसिड का अनहाइड्राइड है, तो ये भी सिंपल अनहाइड्राइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल अनहाइड्राइड। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो ये आपने देखा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की रिएक्शन पानी के साथ ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, और उन ऑक्सी एसिड्स में जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है उनको होल नंबर पानी के फॉर्म पर रिमूव कर दो, तो जो बनता है वो अनहाइड्राइड्स कहलाता है। तो दोनों तरफ की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेम कहानी हम फास्फोरस के लिए देखेंगे। किसके लिए? फास्फोरस के लिए। चलो देखते हैं। नाइट्रोजन फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी बड़ी फैमिली है, इसे हमें थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। फास्फोरस के लिए हमारे पास P2O3 है, P2O4 है, P2O5 है। P2O3 पानी ऐड करेंगे, पानी 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 के साथ रिएक्शन पड़ रहे हैं ना, लेकिन 3 पानी ऐड करते हैं यहाँ पर। कितना पानी? 3। मैथमेटिकली जोड़ो, दिस इज H6P2O4। बेसिकली ये लिखा हुआ है 2 मोल H3PO2। इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड आज ही सिखाऊंगा मैं आपको। 2 मोल H3PO2 हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? इसका मतलब है कि एक सिंपल अनहाइड्राइड होगा। P2O4 में पानी ऐड करो, ये बनेगा H6P2 4 3 7 O7। H6P2O7 ये क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ H3PO3 प्लस H3PO4, दोनों को जोड़ो ये आएगा। समझ में आया? ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, एंड दिस इज फास्फोरिक एसिड या आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका मतलब ये मिक्स्ड अनहाइड्राइड है। ये किसका अनहाइड्राइड है? इन दोनों का अनहाइड्राइड है। ये किसका अनहाइड्राइड है? इसका अनहाइड्राइड। इसमें पानी ऐड करो, ये होगा H6। ये कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? 3 3 गलत हुआ, ये पहला वाला गलत हुआ। H6P2O6 यहाँ पर H3PO3 आएगा, 3 2 6। हाइपोफॉस्फोरस एसिड नहीं, फास्फोरस एसिड। क्या? फास्फोरस एसिड। अपडेट कर लो। यहाँ पर आएगा H6P2O8। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये H3PO4 है। इसका नाम फास्फोरिक एसिड, या इसी को हम लोग आर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड भी है। तो ये एक सिंपल अनहाइड्राइड होगा। अनहाइड्राइड्स के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पानी डालेंगे ये बनेगा, और इससे सारे पानी को रिमूव कर देंगे तो ये उसका अनहाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना? तो ये रिएक्शन पढ़े आपने पानी के साथ। इसके बाद हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ने पड़ते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अलग से इंडिविजुअल टॉपिक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड तो आपने देखे, N2O3, N2O4, N2O5। 2 ऑक्साइड और बनाता है नाइट्रोजन। कौन कौन सा? मैं यहां पर लिखना चालू करता हूं। N2O, NO, और बाकी वही N2O3, N2O4, N2O5। नाइट्रोजन ने टोटल कितने ऑक्साइड्स बनाए? 5 ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन टोटल 5 ऑक्साइड बनाता है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, निकालते जाओ। दिस इज +2, दिस इज +3, दिस इज +4 एंड दिस इज +5। अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैं कंपेयर करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा। इधर वालों के एसिडिक स्ट्रेंथ कम, इसलिए ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। और बाकी जितने भी हैं ये सभी एसिडिक होंगे।
क्या होंगे? एसिडिक। एक चीज़ याद रखो कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, गौर से सुनो, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, लेकिन 5 ऐसे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल होते हैं। मैं लिख देता हूँ कौन कौन, दो तो यही लिखे हैं, N2O, NO, CO, H2O और F2O। ये ऐसे सिर्फ 5 नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल होते हैं बेटा। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सभी क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। इनके नाम की बात कर लेते हैं तो इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग हंसाने वाली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हंसाने वाली। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो एनेस्थेटिक होती है, स्लाइटली पॉइजनस भी है, मैं अब लिखूंगा नहीं उसको, एनेस्थेटिक है, स्लाइटली पॉइजनस है। एनेस्थेटिक होने की वजह से इट कॉजेज अनकॉन्शियसनेस, ज़्यादा हंसने से अनकॉन्शियसनेस होती, मूवी देखी होगी आपने, क्लियर। इस वजह से इट यूज्ड इन डेंटल सर्जरी, डेंटल सर्जरी में इसे यूज़ किया जाता है। समझ में आया इतना? ठीक है। अगली बात, ये कलरलेस गैस है। कैसी गैस है? कलरलेस। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पूछता है ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो नाइट्रोजन के पास 7, 2 नाइट्रोजन 14, 14 और 8 4 12, 22 इलेक्ट्रॉन, 22 इवन इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी पेयर्ड होंगे। इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है। कैसा है? डायामैग्नेटिक। क्लियर है? एनओ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एनओ। एनओ का नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, इट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का सबसे स्टेबल ऑक्साइड है। क्लियर है? इसका एक यूज भी पूछा जाता है, इट इज यूज्ड इन लाइटनिंग बोल्ट। इट इज यूज्ड इन लाइटनिंग क्या? बोल्ट। वो थंडर होता है ना, ठीक है, लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट करने में इसको हम यूज करते हैं। क्लियर? ये भी एक कलरलेस गैस है। कैसी गैस है? कलरलेस। अगली बात, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 7 कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन कैसे है? इवन है कि ऑड है? ऑड है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो है सॉलिड फेस या लिक्विड फेस में डाइमराइज हो जाता है और फॉर्मेशन करता है N2O2 का। किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? N2O2 का। तो एक अणु का अनपेयर्ड और दूसरे अणु का अनपेयर्ड मिल के पेयर्ड होकर N2O2 बनाएंगे, और N2O2 डायामैग्नेटिक होता है। N2O2 कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, या नाइट्रोजन सिस्क्यू ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे समझते हैं। N2O3 जो है ये एक ब्राउन कलर की गैस है। किस कलर की गैस है? ब्राउन कलर की गैस है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर हम बात करें इसके सॉलिड या लिक्विड फेस की, तो सॉलिड या लिक्विड फेस में ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर। वेरी इंपॉर्टेंट है। N2O3 एक ब्राउन कलर की गैस है, लेकिन सॉलिड या लिक्विड फेस में ये ब्लू कलर का होता है, एंड इट इज डायमैग्नेटिक। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। N2O4 के बारे में एक काम करो, N2O4 की जगह पहले NO2 लिखो, बाद में इसका डाइमर बनाता हूँ मैं। ऑक्सीडेशन अभी भी +4 रहेगा। NO2 भी एक ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन कलर की गैस। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 8 8 16, और 16 और 7, 16 और 7 कितने हो जाएंगे? 23। 23 ऑड है। ऑड मतलब अनपेयर्ड होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सॉलिड फेस या लिक्विड फेस में ये अपने डाइमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है, और ये बनाता है N2O4। क्या बनाता है? N2O4। और N2O4 तो डायामैग्नेटिक होगा। मुझे लगता है ये दिखाई दे रहा होगा आपको। N2O4 क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर? एज वेल एज N2O4 कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई तो दे रहा होगा। NO2 ब्राउन कलर की गैस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक है। सॉलिड या लिक्विड फेस में डाइमराइज हो जाता है, N2O4 बनाता है। N2O4 डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि एक NO2 का अनपेयर्ड दूसरे NO2 के अनपेयर्ड के साथ पेयर्ड हो जाएगा। ये कलरलेस होता है। डाइमर कैसा होता है? कलरलेस। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। N2O5
एक कोवैलेंट गैस है, कोवैलेंट कंपाउंड है और गैसियस फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड N2O5 की, तो ये जो सॉलिड N2O5 है ना, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड। ये एक आयोनिक सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म पर आयोनिक है, अगर गैसियस फॉर्म पर है तो वो कोवैलेंट होगा, ठीक है। और ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज N2O5 सॉलिड फेस पर आयोनिक सॉलिड है एंड एग्जिस्ट एज NO2 प्लस NO3 माइनस। NO2 प्लस ये नाइट्रोनियम कहलाता है, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रेशन रिएक्शन याद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, ये आयन नाइट्रोनियम आयन कहलाता है एंड दिस इज नाइट्रेट, नाइट्रोनियम नाइट्रेट। और ये N2O5 जो है ये अनस्टेबल ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? अनस्टेबल ऑक्साइड है। बात समझे इतना? कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप खुद देख लो इसको जाकर। ये अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। ये दोनों कलरलेस, ये दोनों ब्राउन, और ये जो है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। गाना गाओ, DM PM DM PM DM, DM PM DM PM DM। समझ में आया इतना? ठीक है। तो ये ऑक्साइड्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। क्लियर है? आगे देखो, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं इनकी प्रिपरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन पांचों ऑक्साइड्स का थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रिपरेशन भी आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, पहले वाले का एक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है। अमोनियम नाइट्राइट को अगर हम हीट करते हैं ना, ये रिएक्शन कई जगह मिलती, तो यहाँ से हमको N2 मिलता है प्लस 2H2O मिलता है, लेकिन N2 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो N2O चाहिए। तो यहाँ एक ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं। ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमोनियम नाइट्रेट है। जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2 एक ऑक्सीजन यहाँ से, N2O यही लॉफिंग गैस है, प्लस 2H2O। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। तो ये N2O का प्रिपरेशन हमने सीख लिया। वैसी रिएक्शन ऊपर वाली, इसलिए वहाँ पर N2 बनता है, यहाँ N2O बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? दूसरा, NO का प्रिपरेशन देखेंगे। तो NO का प्रिपरेशन कैसे होता है? जब हम KNO3 की रिएक्शन FeSO4 के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम? एसिडिक। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन +5, यहाँ पर क्या बोलते हैं, आयरन पर जाओ +2, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज फेरस को फेरिक में भेज देता है और खुद को रिड्यूस कर लेता है। ये +3 पे भेज रहा, खुद को रिड्यूस कर लेता है +2 पर। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। प्लस सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बना लेगा। मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब पानी आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? NO बन गया। NO और कैसे कैसे बनता है? तो अगर मैं N2 और O2 में इलेक्ट्रिक आर्क पास करूं, इलेक्ट्रिक आर्क वेरी हाई टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस, तो भी NO बनता है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है कि अमोनिया का अगर हम ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PT टेम्परेचर 1100 केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सारा रोल इस कैटलिस्ट का है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम टेम्परेचर 1100 केल्विन, तो फॉर्मेशन होता है NO + H2O का। ये रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत समय लगता है, मैं ऐसे याद कराता, 4 5 4 6। ये मोल कॉन्सेप्ट में भी ये रिएक्शन यूज़ होती है, कितने मोल अमोनिया को कितने मोल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में साइकोमेट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर हुआ? ठीक। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन, एक कंपाउंड है HNO3। कौन है बेटा? HNO3। HNO3 के प्रिपरेशन का एक मेथड होता है जिसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो यूज्ड इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड। एक बात और ध्यान से, अगर मैं यहाँ से PT हटा दूंगा तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? अभी सिर्फ NO का प्रिपरेशन देखो। किसका? NO का। तो NO प्रिपेयर हो गया, वेरी गुड। क्लियर। NO के बाद NO2 प्रिपेयर करेंगे। तो NO2 कैसे प्रिपेयर होता है? कॉपर, लेड या फिर सिल्वर के नाइट्रेट को, कॉपर, लेड या सिल्वर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, के नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं
तो फिर NO2 गैस रिलीज होती है, और जान तो ये ब्राउन कलर की होती है। किस कलर की होती है? ब्राउन कलर। बस समझ में आया इतना? NO2 आ गया, रुको N2O3 छूट गया, वो बाद में बताता मैं, ठीक है। जैसे मैं लेड का नाइट्रेट Pb2+ होता है NO3 का होल ट्वाइस, इसे हीट किया जाएगा तो लेड अपना ऑक्साइड बनाता है प्लस NO2 प्लस O2, तो ये NO2 गैस आई। कौन सी गैस आई? NO2। किस कलर की होती है? ब्राउन कलर। NO2 और कैसे बन सकता है? अरे सिंपल सिंपल, 2NO प्लस O2, 2NO2। हमें ये पता है कि NO2 एक ब्राउन कलर की गैस है। अब गैस को अगर मैं कूल कर दूं तो ये सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। तो NO2 सॉलिड या लिक्विड में अपने डाइमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है, और ये तो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। सब समझते हो, कलरलेस सॉलिड। और अगर कलरलेस सॉलिड जो N2O4 है उसे मैं हीट करूं तो फिर से एक ब्राउन कलर की गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्राउन कलर की गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये NO2 और N2O4 का प्रिपरेशन हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम N2O3 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? N2O3। N2O3 कैसे बनता है? आर्सेनिक के ऑक्साइड क्या होता है? AH2O3। इसकी रिएक्शन HNO3 और पानी के साथ करते हैं। अब ये तो आपको पता ही है, इनऑर्गेनिक है ये, इसमें मैकेनिज्म तो होती नहीं है, कुछ रिएक्शंस डायरेक्ट होती। आर्सेनिक के ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो आर्सेनिक अपना ऑक्सी एसिड बना लेता है H3ASO4। समझ में आया? और N2O3 बनता है। क्या बनता है? N2O3। ये जो N2O3 है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये ब्लू कलर होगा किस फेस पर? लिक्विड फेस पर या फिर सॉलिड फेस पर? समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है? एट लो टेम्परेचर, और ये भी अनस्टेबल होता है। N2O3 को हम लो टेम्परेचर पर ही लिक्विड या सॉलिड फेस पर आइसोलेट कर सकते हैं। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया एट हायर टेम्परेचर तो ये अनस्टेबल होने की वजह से दो गैसेस में डिकम्पोज हो जाता है। कौन कौन सी वो दो गैसेस होती हैं? वो गैसेस होती है NO2 प्लस NO2 प्लस NO के मिक्सचर में वो डिसोसिएट हो जाता। फिर से साइकोमेट्री में भी इसमें क्वेश्चन बनता, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी क्वेश्चन बनता अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन ले ली जाए। और तुम जानते हो कि ये तो कलरलेस है और ये ब्राउन कलर है, इसी वजह से बोलते हैं कि ये एक ब्राउन कलर की गैस है। तो N2O3 गैस फेस में ब्राउन कलर का होता है, लेकिन लिक्विड या सॉलिड फेस में ब्लू कलर का होता है। समझ गए इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट आएगा N2O5। अब N2O5 कैसे बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन। हम लोग P2O5 की रिएक्शन HNO3 के साथ करते हैं। किसकी रिएक्शन? P2O5। अब P2O5 HNO3 के लिए ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इससे पानी निकाल लेगा। अब पानी कैसे निकालेगा? पानी निकालने के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, तो इसके दो मोल ले लो, इसके दो मोल लो, तो ये हो जाएगा H2N2O6। अब पानी हटा दो, इससे पानी हटाओ तो ये बचेगा N2O5। तो यहाँ पर आ जाता है N2O5, और ये अपना एसिड बना लेता है HPO3। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। पानी निकाला और ये इसी पानी में डूब के HPO3 बना रहा है। क्या बना रहा है? HPO3। अब ध्यान से सुनना, अगर इस तरीके से रिएक्शन नहीं याद करना है तो आप देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस की पोजीशन बदल दो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। P2O5 प्लस HNO3, जगह बदल दो नाइट्रोजन फास्फोरस की, ये हो जाएगा N2O5 प्लस HPO3। N2O5 प्लस HPO3। समझ में आया इतना? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो ये आपने सारे क्या पढ़ लिए? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के प्रिपरेशन। टोटल कितने ऑक्साइड्स मिले थे? 5। N2O, NO, N2O3, NO2 एंड लास्ट वन इज N2O5। इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी प्रिपरेशन। हाँ, एक काम और करना, ये आपका काम है। इन सभी की का लुईस स्ट्रक्चर, मतलब इनमें जो बॉन्डिंग है, वो इनका स्ट्रक्चर जो है कोवैलेंट फॉर्म पर, वो बुक में आप जरूर देख लेना। स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है। क्लियर हो गया इतना? ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है, चौथा कंपाउंड, क्या क्या पढ़ा अभी? हाइड्राइड्स, हाइलाइट्स, ऑक्साइड्स। अब पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सी एसिड्स।
ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। ऐसे एसिड्स जो ऑक्सीजन कंटेन करें। समझा कि नहीं समझा? समझा। ऑक्सी एसिड कैसे कंपाउंड होते हैं? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें किसी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। किसी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तभी वो एसिड होगा, और ऑक्सीजन भी हो तो ही वो ऑक्सी एसिड कहलाएगा बेसिकली। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्सी एसिड है। पहला HNO, दूसरा HNO2, नेक्स्ट वन इज HNO3, लास्ट वन इज HNO4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। दिस इज +1, कैलकुलेट करते जाओ। +4, 1, +3, दिस इज +5 एंड हेयर इज अगेन दिस इज +5। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। इसका नाम होता है हाइपो नाइट्रस एसिड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रस एसिड कहलाएगा। दिस इज अगेन लोअर नाइट्रस एसिड। HNO3 का नाम नाइट्रिक एसिड। एंड HNO4 निकालोगे तो +7 आएगा, लेकिन इसमें जानते हो परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड पर नाइट्रिक एसिड। इसमें जो HNO है, HNO, इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर। इट एग्जिस्ट एज कसा डाइमर। फार्मूला H2N2O2। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। बस यही 4 ऑक्सी एसिड्स हैं किसके? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स। क्लियर है? तो अभी हम लोग फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स देखेंगे। किसके? फास्फोरस के। ठीक है, चालू करते हैं। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, एक ट्रिक है, उस ट्रिक पर बेस्ड हम ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। जरा देखो, ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का। कैसे लिखा? ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का। कितने ऑक्सी एसिड्स हैं टोटल? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हो गया, खत्म हो गया बस। ऐसे कैसे? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ। पहला नंबर है 312, दूसरा 313, ये 314। ऐसा लग रहा है किसी होटल के रूम नंबर है। दिस इज 426। एक कम करो, 425। एक बढ़ा दो, 427। समझ गए इतना? और यहाँ पर एक नंबर मैं लिखता हूँ 113। बिल्कुल आसान है। 312, 313, 314 याद करो। 312, 313, 314, 426 एक कम करो, 425 एक बढ़ाओ, 427। दिस इज 113। पहला नंबर हाइड्रोजन का, दूसरा नंबर फास्फोरस का, तीसरा नंबर ऑक्सीजन का। फार्मूला लिखो H3PO2, H3PO3, H3PO4। समझ में आ गया होगा अब तक? दिस इज H4P2O6, H4P2O5, this is H4P2O7 and this is HPO3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे फास्फोरस का। चालू हो जाओ। दिस इज +1, निकालने का समय नहीं मेरे पास। दिस इज +3, दिस इज +5। देख के समझ में आ जाता है। दिस इज 6 2 12, 12 में 4 गए 8, फास्फोरस +4। 5 2 10, 10 में 4 गया 6, दिस इज +3। 7 2 14 में 4 गया 10, दिस इज +5 एंड दिस इज अगेन फास्फोरस +5। ये मैंने सभी का क्या लिख दिया? ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब कुछ बातें बहुत ही ध्यान से सुनो। यहाँ पर 1 3 4 5 +1 आ रहा है, +3 आ रहा है, +4 आ रहा है, +5 आ रहा। +1 +3 वाले ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अस एसिड कहलाएंगे। +4 और +5 वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, दे कॉल्ड इक एसिड। इनको क्या बोलेंगे? इक एसिड। अगला एक छोटा सा रूल और जो बॉन्डिंग में ही पढ़ाया जाता। अगर मेरे पास कोई 2 मोल एसिड है, 2 मोल एसिड है जिसकी बेसिसिटी 2 या 2 से ज़्यादा है, मतलब 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, उससे मैं एक पानी हटा दूँ, एक पानी हटा दूँ, तो वो पायरो एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? पायरो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता। समझ में आ रहा है? ठीक। और याद रखना पायरो एसिड में हमेशा EOE बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लाइक POP। अगला रूल कहता है, अगला रूल कहता है कि कोई 1 मोल, यहाँ तो 2 मोल एसिड है, कोई भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, इक भी हो सकता है। ये रूल क्या कहता है कि 1 मोल अगर इक एसिड है, इससे एक पानी हटाओ तो मेटा एसिड्स बन जाते हैं।
क्या बन जाते हैं? मेटा एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, मेटा एसिड्स। क्लियर? और ये 1 मोल इक एसिड ऐसा होना चाहिए, 1 मोल इक एसिड ऐसा हो जिसके पास हाइड्रोजन 3 या 3 से ज़्यादा हो, बेसिसिटी 2 या 2 से ज़्यादा, हाइड्रोजन 3 या 3 से ज़्यादा। मेटा एसिड्स अनस्टेबल होते हैं, जितने भी मेटा एसिड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, चाहे जितने भी मेटा एसिड्स होंगे, दे पॉलीमराइज्ड विद EOE बॉन्ड्स या EOE लिंकेज के साथ वो क्या हो जाते हैं? पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं। क्लियर है? इन दो बातों को हम ध्यान पे रखेंगे। एक छोटा सा रूल है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर है? नहीं, इस तरीके से पायरो एसिड और मेटा एसिड्स बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नामकरण करेंगे। +1 वाला लोअर है, अस कहलाएगा, नाम शुरू होगा H से, इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये वाला +3 है, लोअर है, अस होगा, नाम P से चालू होगा, इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। ये +5 है, हायर है, इक होगा, नाम O से चालू होगा, नाम होता है आर्थो फॉस्फोरिक एसिड। या इससे आर्थो हम हटा सकते हैं, सिर्फ फास्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फास्फोरिक एसिड। क्लियर है? नाम सांगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर सिर्फ फास्फोरिक एसिड। +1 +3 +5, H3PO2 H3PO3 H3PO4। हम इसे वॉलोमेट्रिक एनालिसिस में भी काफ़ी सारा पढ़ते हैं। क्लियर है? फिजिकल केमिस्ट्री। इधर आ जाते हैं। H4P2O6, नाम H से चालू होगा, H से मतलब हाइपो होगा, +4 हायर वाला है, इक एसिड कहलाएगा हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका नामकरण देखते हैं। एक काम करो, ये जो H3PO3 है ना, इसके 2 मोल ले लो, ये हो जाएगा H6P2O6। इससे एक पानी हटाओ तो H4P2O5 बनेगा। 2 मोल एसिड लिया, 2 मोल एसिड लिया, एक पानी हटाया, तो जो बनेगा वो इसका पायरो होगा। तो ये वाला पायरो फॉर्म है किसका? इसका। तो नाम हो जाएगा पायरो फॉस्फोरस एसिड। ये फास्फोरस एसिड है तो ये पायरोफास्फोरस एसिड हो जाएगा। वैसे इसके 2 मोल लो और उससे पानी हटाओ तो ये बन जाएगा, तो इसका नाम होगा पायरो। ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, ऊपर वाला पायरो फास्फोरिक एसिड। अब इससे स्लो नहीं जा सकते यार। फास्फोरस एसिड का पायरोफॉर्म ये है, फास्फोरिक एसिड का पायरोफॉर्म ये है। अब यहाँ पर हो, ये है H3PO3, इससे एक पानी हटाओ, ये इसकी बेसिसिटी 3 होती है, अभी समझाता हूँ मैं। एक पानी हटाओ, ये इस रूल को फॉलो करेगा, एक पानी हटाओ तो HPO3 आएगा, इसका नाम होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका मेटाफॉर्म ये है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया इतना? ठीक है, तो इसका पायरो वर्जन ये है, इसका पायरो वर्जन ये है, और इसका मेटा वर्जन ये है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, सभी के पास, सभी ऑक्सी एसिड्स के पास एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड और एक POH बॉन्ड होना कंपलसरी है। क्या बोला? फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं सभी के पास एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड और एक POH बॉन्ड होना जरूरी है। जैसे मुझे इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है या इसकी बॉन्डिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? सेंटर एटम कौन है? फास्फोरस। पकड़ लो फास्फोरस को, कंपलसरी फास्फोरस से डबल बॉन्ड O लगाना है, लगा दो। अब चुप हो जाओ। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, ये देखो 5। सेम काम यहाँ पर करो, P डबल बॉन्ड O, 5 बॉन्ड बनाओ टोटल। सेम काम यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, 5 बॉन्ड बनाओ। क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इन कंपाउंड्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2 में से तो एक चला गया, बचा कितना? एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ एक OH बनाएगा, बाकी 2 H ऐसे ही रहेंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, 2 ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 OH बनाएंगे, एक हाइड्रोजन रहेगा। एक ऑक्सीजन यहाँ गया, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3 OH आ जाएंगे।
अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट और इन्वॉल्व होंगे, एक होगा एसिडिक हाइड्रोजन का, दूसरा होगा रेड्यूसिंग हाइड्रोजन का। तो जितना भी O से जुड़ा हुआ H है वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो H प्लस के फॉर्म पे रिमूव होगा। O से जुड़ा हुआ H एसिडिक होगा, यही H प्लस के फॉर्म पे रिमूव होगा। तो ये कंपाउंड के पास हाइड्रोजन तो 3 है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन एक ही है, मतलब इसकी बेसिसिटी अगर मैं बात करूँ तो ये 1 होगा, ये मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। और ये जो दो हाइड्रोजन है ये दोनों रिड्यूसिंग होंगे। ऐसे हाइड्रोजन जो डायरेक्ट सेंटर में एटम से अटैच्ड हो वो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होते हैं, और ऐसे हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो या फिर जितने OH ग्रुप होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी, ये कॉमनली हम बोल सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। यहाँ पर देखो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, मतलब ये 2 H प्लस को रिमूव करेगा, पहला एक H प्लस फिर दूसरा H प्लस। यहाँ देखो 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, पहला H प्लस गया, दूसरा H प्लस गया, तीसरा, जैसे H प्लस रिमूव होते हैं इसकी बेसिसिटी 3। ये मोनोबेसिक, ये डाइबेसिक, ये ट्राइबेसिक, बहुत याद रखना, ये वैलेंस फैक्टर में भी काम आता। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। क्लियर? ये ट्रिक है, पूरी एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर H4P2O6 कैसे बनाएंगे, तो पायरो तो है नहीं, तो PP बनाएंगे। पायरो होता तो POP बनाते, PP। P है तो डबल बॉन्ड O आएगा। फास्फोरस के 5 बॉन्ड पूरे करो, 3 हो गए, 3 2 5, 3 2 5। क्लियर है? 2 ऑक्सीजन चले गए, 4 ऑक्सीजन बाकी, 4 हाइड्रोजन के साथ 4 OH। अब जगह नहीं है, ध्यान से देखो, 4 OH। 4 OH मतलब बेसिसिटी 4। बेसिसिटी कितनी आ जाएगी? 4। H4P2O5 बनाना, H4P2O5, ये पायरो है, और पायरो में EOE बॉन्ड आता है, मतलब इसमें POP बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा? POP। अब मैं उसको नीचे बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, POP, इसे डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, इसे POP। फास्फोरस डबल बॉन्ड के साथ आएगा कंपलसरी, 5 बॉन्ड पूरे करो। 5 ऑक्सीजन थे, 3 चले गए, 2 ऑक्सीजन बाकी, 2 OH लग जाएंगे और 2 हाइड्रोजन। 2 एसिडिक हाइड्रोजन है इसके साथ पास, इसकी बेसिसिटी 2 होगी सिर्फ। क्लियर? अब इसे डिजाइन करना है, इसे फिर से, ये पायरो है, पायरो में आप जानते हैं POP बॉन्ड आता है, POP, पायरो में POP। जहां P आएगा डबल बॉन्ड O आना कंपलसरी है, 5 बॉन्ड पूरे करेंगे। 7 ऑक्सीजन है, 7 में से 3 चले गए, बचे 4, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन नजर आ रहा है, 4 OH लग जाएंगे, 4 OH लग गए। ठीक है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है? 4। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सीखते जाओ। इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए एक OH माइनस चाहिए, एक H प्लस को रिमूव न्यूट्रलाइज करने के लिए एक OH माइनस, मतलब 1 मोल NaOH इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देगा। इसकी बेसिसिटी 2 है, मतलब ये 2 H प्लस को रिमूव कर सकता है, मतलब 2 OH माइनस, मतलब इसे कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल NaOH चाहिए, इसे कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 मोल NaOH चाहिए। तो अगर NaOH का मैं रेशियो पूछूँ टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज दीज 3 एसिड, तो 1:2:3, 1:2:3। समझ में? ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो पूरा मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ। क्लियर है? एक H प्लस रिमूव, 2 H प्लस रिमूव, 3 H प्लस रिमूव। इसके पास 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। इसके पास कोई भी रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो पहले इतना देखो। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। HPO3 ये कैसे बनेगा? तो P डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन है तो एक OH लग जाएगा, एक ऑक्सीजन बाकी है, डबल बॉन्ड O। आप देख रहे हैं इसकी बेसिसिटी 1 होगी। समझ में आया? ठीक है। इसका और भी नाम होता है मेटाफास्फोरिक एसिड, एज वेल एज इट इज नेम्ड एज ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है? ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड होता है। ट्रांसपेरेंट, पेरेंट स्पेलिंग देख लेना, ग्लासी सॉलिड होता है, इसलिए इसे हम लोग HPO3 याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा फास्फोरिक एसिड, ग्लेशियल फास्फोरिक एसिड, या फिर इसे ही हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास होता है। क्लियर है? ये जितने भी मेटा वाले होते हैं ये सब अनस्टेबल होते हैं। अगर अनस्टेबल है तो ये पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पॉलीमराइज्ड। तो चलो एक काम करते हैं, इतना पूरा आप एक साथ छाप लो। अब मैं यहाँ से नीचे कंटिन्यू करूँगा, इसको पॉलीमराइज्ड कराऊंगा। इसको क्या कराऊंगा? पॉलीमराइज्ड। ठीक है। ये जो HPO3 है, HPO3, ये अगर पॉलीमराइज्ड होते समय इसने अपना ट्राइमर बनाया
तो इसका ट्राइमर साइक्लिक होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साइक्लिक में एक भी पीपी बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे पीओपी बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 3। जरा देखो ट्राइमर कैसे बनता। पी ओ एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ तोड़ दिया है ताकि मैं पॉलीमर बना सकूं। पी ओ एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, पी ओ एच डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है? ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया। ये देखो साइक्लिक ट्राइमर है। क्या है? साइक्लिक ट्राइमर है। कोई भी पीपी बॉन्ड नहीं, सारे पीओपी बॉन्ड है। हो सकता है सिग्मा पाई भी पूछ ले। क्लियर? तो HPO3 का जो ट्राइमर है वो साइक्लिक होता है, कंटेनिंग नो पीपी बॉन्ड हैविंग ऑल पीओपी बॉन्ड। क्लियर? इसके अगर अदर पॉलीमर की मैं बात करूं तो अदर आर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लाइक मैं बात कर रहा हूँ HPO3 का होल n, बट n इज नॉट इक्वल टू 3 हो गया तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये सब लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं? लीनियर। समझ में आया इतना? ठीक है। अगर मैं इसे बनाऊं तो P डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, बॉन्ड तोड़ दिया है, P डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, ये इधर जुड़ जाएगा, इधर ये दूसरे ऑक्सीजन से इधर। आप समझ रहे हैं ना? ये कैसा है? लीनियर है। तो अगर ट्राइमर है तो वो साइक्लिक होगा, और कोई अदर पॉलीमर है तो वो क्या होगा? लीनियर होगा, जिसमें कहीं भी पीपी बॉन्ड नहीं है। सारे बॉन्ड्स कौन से हैं? पीओपी बॉन्ड है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो ये आपने ऑक्सीएसिड्स पढ़े। किसके ऑक्सीएसिड्स पढ़े? फास्फोरस के। आगे नेक्स्ट लेक्चर पर कंटिन्यू होगा। ओके, ठीक है, क्लास ओवर।